जैसे आप सब लोगों ने पोस्टर देखा होगा, तो हमारे पोस्टर में सबसे पहले मैडम थी जो है आम आदमी पार्टी से। अब हमारे बीच में जनाब देवीदास दुलजापुरकर जी हैं और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि बस उतना ही लिख देना, तो लेकिन मुझे 4 चीज़ें बताया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आएँ और आप थोड़ा इस मुद्दे पर रोशनी डालें। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता हूँ। बैंक में काम करता हूँ, बैंक की यूनियन का एक ऑल इंडिया का ऑफिस बेयर हूँ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैंने 6 साल एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम किया। इसलिए ये पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। उसके निर्णय कैसे लिए जाते हैं, वो कैसे अमल में लाए जाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें तो अभी मैडम ने यहाँ पर रखी है, तो वो पूरी फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। कुछ अलग ढंग से ये बातों से मैं जुड़ जाऊँगा। आपने देखा होगा कि अभी 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% से 3.5% किया। वैसे देखा जाए तो रिजर्व बैंक ने 2000 साल में, इन द ईयर 2000, रिजर्व बैंक ने पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे हर बैंक को सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो इसके लिए आज़ादी दी थी। और उस आज़ादी के तहत पहले कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इन 2 बैंकों ने अपना जो सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ाकर 4 से 6% किया। रिजर्व बैंक को ये उम्मीद थी कि हर बैंक ये होड़ में लगेगी और उनको जो स्वतंत्रता दी है उसका उपयोग कस्टमर के पक्ष में करेगी और धीरे धीरे ये कॉम्पिटिटिव इरा में सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन सभी बैंक एक हुई और उन्होंने तय किया कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे नहीं। इसमें सबसे बड़ा भाई का रोल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, तो बाकी बैंकों ने फॉलो किया। अल्टीमेटली सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी ने भी नहीं बढ़ाया। शायद आपको पता होगा कि भारतवर्ष में कुल मिलाकर सभी बैंकों के पास 100 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। उस 100 लाख करोड़ के डिपॉजिट में से लगभग 35 लाख करोड़ के डिपॉजिट सेविंग के हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% कम किया। उसके बाद लगभग सभी बैंकों ने वो अपना जो सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5% कम किया। कुल मिलाकर देखो आप 35 लाख करोड़ के ऊपर 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। इसका मतलब लगभग 17,500 करोड़ रुपया आम आदमी के जेब में से निकाले गए। वो निकाले। तब बैंकों ने कहा कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे आर टू बी कैलिब्रेटेड विद द इन्फ्लेशन, इसलिए कम हुआ। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 2000 से 2018 तक इन्फ्लेशन ये पहली बार है कि कम हुआ, और जो कम हुई वाली बात है तो उसके बाद बढ़ भी गया था। अभी अभी देखो अब 2 महीने बाद इमीडिएटली तो बढ़ने के बाद किसी बैंक ने अपना सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया। इसका मतलब इसका जो ताल्लुका है वो इन्फ्लेशन से नहीं है। अभी एक के बाद एक बैंक घाटे में आना चाहिए। वो उसमें आईडीबीआई बैंक थी, यूको बैंक थी, फिर और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी। अभी ये लास्ट जो सितंबर क्वार्टर है या दिसंबर क्वार्टर है, उसमें सिर्फ 5 बैंक की जो प्रॉफिट कमा पाई है। उसमें एक पंजाब नेशनल बैंक थी, वो अभी घाटे में जाएगी। दूसरी बैंक थी एक इंडियन बैंक, विजया बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी घाटे में गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुल मिलाकर आज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 2 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ग्रॉस एनपीए। कई बैंकों के डिपॉजिट प्लस एडवांसेस बिजनेस भी 2 लाख करोड़ का नहीं है, इतना उनका एनपीए। ये जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता चला कि हम घाटे में जा रहे हैं,
तब घाटा कम करने के लिए या तो प्रॉफिट में आए इसकी कोशिश करने के लिए उन्होंने सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया। वही फिर बाकी सभी बैंकों ने फॉलो किया। सवाल यह खड़ा होता है कि घाटा किसकी वजह से आया। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक हाफ ईयरली वो पब्लिश करते हैं। आरबीआई ने जो डाटा पब्लिश किया है वो ऐसे कहता है कि बैंकों का जो टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसमें 55% क्रेडिट ये बड़े कारपोरेट्स को दिया गया है और उस 55% में लगभग 80% जो क्रेडिट है वो एनपीए है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेरी मन की बात नहीं कह रहा, वो तो आरबीआई का जो रिपोर्ट है वो मैं कह रहा। इसका मतलब आज बैंक घाटे में, इसका वजह सिर्फ एक ही है, ये बड़े कारपोरेट्स ने पैसा वापस नहीं किया तो उसका बोझ आम आदमी के ऊपर शिफ्ट किया गया। दूसरी एक बात है, मैं जब डायरेक्टर था तब मेरे सामने कई क्रेडिट के भी प्रपोजल्स आए और मार्च महीना बैंक का क्लोजिंग का महीना रहता है, तब हर बैंक अपनी बैलेंस शीट की साइज बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोन प्रपोजल भी, शॉर्ट टर्म लोन्स सैंक्शन करती है। तो बार बार वो बोर्ड मीटिंग्स रखते हैं और वो भी 5 स्टार होटल में रखते हैं, वो अलग अलग लोकेशन में रखते हैं। तब मैं अक्सर कहा करता था कि ये बोर्ड मीटिंग्स जितनी कम रखोगे उतना बैंक की सेहत के लिए अच्छा है। आप देखो, आप अगर बैंक के किसी काउंटर पे गए, ब्रांच पे गए और आपने लोन मांगा तो आपको कहा जाता है आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेस रेट और अभी ये मिनिमम लेंडिंग रेट, इसके ऊपर आपको 1% देना है, किसी को 2% देना है, किसी को 3%। लेकिन अगर किसी कारपोरेट को 20,000 करोड़ का कर्जा उठाना है तो वो टेंडर निकालता है, जैसे ये रास्ते का टेंडर है वैसे वो टेंडर निकालता है कि मुझे 20,000 करोड़ रुपया कर्जा लेना है। पहले वो देना बैंक को पूछेगा आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिर बाद में बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा, फिर एसबीआई को बोलेगा और वो देना बैंक जो रेट करेगी उससे वो एसबीआई कम करेगी, उससे बैंक ऑफ इंडिया कम करेगी, ऐसे उनमें आपस में वोट लेगी और आखिरकार जो मिनिमम लेंडिंग रेट है जो अभी 8.35 है उसके ऊपर वो 15,000 करोड़ का लोन सैंक्शन। लेकिन आप अगर बैंक के काउंटर पे जाओगे और आपने अगर लोन मांगा तो आपको कहा जाएगा मिनिमम लेंडिंग रेट +2 +3 ये % आपको देना है। और अभी किसी भी बैंक में जाके देखो आप कि किसी बड़े आदमी ने जो ये 10,000 20,000 करोड़ रुपया लोन लेता है उसका 1 पैसा भी सेविंग अकाउंट में नहीं लेता, पैसा आपका है। जब आपको कर्जा देने की बात आती है तब आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन जिसका 1 पैसा भी नहीं है सेविंग में या किसी डिपॉजिट अकाउंट में, उसको अगर पैसे देने की बात आती है तब उसको कहा जाता है कि आपको मिनिमम लेंडिंग रेट पे वो लोन मिलेगा। यानी यहां पर भी देखो आम आदमी ये पूरे सिस्टम में किस ढंग से उसको डील किया जाता है। कुल मिलाकर ये जो आज की जो बैंकिंग पॉलिसीज है ये पॉलिसीज आम आदमी के खिलाफ है, चाहे वो क्रेडिट की बात हो, पैसा वसूल करने की भी बात हो। मैं अभी औरंगाबाद में था तब हमने एक कैंपेन किया था कि ये जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ से हम पैसा वसूल करेंगे, रिकवरी कैंपेन करेंगे। तो 5 लाख 10 लाख वाला जो आदमी था उसके घर में जाते थे हम सब मिलके और उसको कहा करते थे कि पैसा दो, ये जनता का पैसा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा है, अगर आपने नहीं दिया तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे यूनियन के तौर पर। तो वो लोग बेचारे आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, लेकिन वो डरते थे कि समाज में अपनी छवि बिगड़ जाएगी। लेकिन अभी दूध साहब का भी अकाउंट है, वो भी औरंगाबाद में उनका एक बड़ा विला है जहाँ पे हेलीकॉप्टर भी लैंड हो सकता है, बहुत एक 10-15 एकड़ में उसकी उनका बंगला है। वहां पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे वो बॉक्सर रहते हैं तो अंदर ही नहीं जा सकते, बाद में 2 बड़े कुत्ते हैं उसको क्रॉस करके जाना और भी संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर बड़े आदमी तक पहुंच ही नहीं सकते हम, पैसे वापिस लेने की तो बात छोड़ दो। तो हम पैसा भी वसूल करते हैं, किसकी तरफ करते हैं, जो एक आम आदमी है उसकी तरफ से पैसा वसूल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो
आज की जो पॉलिसी और आज अभी जो भी हम नीरव मोदी या इन सब की जो बात कह रहे हैं, ये लोग रातों रात भाग गए ऐसी बात नहीं है, और ये आज हो रहा है ऐसी भी बात नहीं है। सेंटर में जो भी बदलाव हुआ वो कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, लेकिन पॉलिटिकल कैरेक्टर कुछ बदला नहीं है। कल जो था आज वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो आयरम गैरम वाली तो बात छोड़ो, लेकिन कुल मिलाकर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे आप देखोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आज नीरव मोदी का सहारा लेते हुए पहले बार प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए। बस उन्होंने कहने के बाद इमीडिएटली आप देखो मीडिया हाउसेस ने भी चालू किया कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। फिक्की ने मांग की बैंक का प्राइवेटाइजेशन, एसओके ने मांग की कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और बड़े बड़े अखबारों में कॉलम्स लिखना चालू हो गया कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। आप कोर कैपिटल अगर देखोगे बैंक का तो कुल मिलाकर 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ में अगर 100 लाख करोड़ के डिपॉजिट के ऊपर आप मालिक बन सकते हो तो कितनी आसान बात है। बैंक्स के पास रिजर्व्स है, रिजर्व्स और सरप्लस है, वो 6 लाख करोड़ के हैं, और 6 लाख करोड़ की अंबानी अदानी जैसे इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं है। अगर 6 लाख करोड़ के ऊपर 100 लाख करोड़ का फंड्स मेरे कब्जे में मिलता है तो किसको नहीं चाहिए। और आज आम आदमी को बहकाया इस ढंग से जा रहा है कि बैंक पब्लिक सेक्टर में है इसलिए ये बैंकों के ऊपर नौबत आई है। आज टोटल डिस्कोर्स जो है, डिस्कशन जो है, वो ओनरशिप पैटर्न से हटाकर वो किसी एफआरडीआई बिल की तरफ या तो आज के एनपीए की तरफ वो ध्यान हटाया जा रहा है, और इसलिए ये बैंक्स को प्राइवेटाइज किए जाना चाहिए ऐसी बात की है। और ये बहुत बड़ी धोखे वाली बात होगी। आप देखो 2008 में जो भी यूएस में सबप्राइम क्राइसिस हुआ, वो पहले तो हाउस मॉर्गेज क्राइसिस था, बाद में वो यूएस का क्राइसिस बन गया, और बाद में यूरोप में वो फैल गया, और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल गया। उसके लिए एक्सेप्शन सिर्फ भारत और चाइना थी। 2 ही देश थे जहां पर बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में था, इसलिए वहां का बैंकिंग टिक पाया। और तब मुझे याद है डेवोस में जब चिदंबरम गए थे, तब उन्होंने स्टेटमेंट देकर कहा था कि इंडियन बैंकिंग इज इंसुलेटेड। ये इस ढंग से बात कह रहे थे जैसे कोई मैंने ये करतूत किया इसकी वजह से बैंक बच पाया। हालात ये थी कि भारत में जितनी भी लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी और ट्रेड यूनियंस थी, उन्होंने आंदोलन किया। शायद आपको पता नहीं होगा, बैंक के लोग जब कभी स्ट्राइक करते हैं तो आम आदमी को ऐसे लगता है बस आ गए रास्ते के ऊपर, जिंदाबाद मुर्दाबाद पैसा मांगने के लिए। 25 साल में हमने लगभग 38 स्ट्राइक किए, 38। उसमें 3 ही स्ट्राइक जो हमारी मांग के लिए थी, बाकी सभी स्ट्राइक्स जो थे वो एंटी प्राइवेटाइजेशन या तो एंटी लिबरलाइजेशन, इसके ऊपर स्ट्राइक थे। बैंक बच पाई तो केवल हमने जो लड़ाई लड़ी इसकी वजह से बैंक बच पाई, और वो जो बैंक बच पाई ये बैंक का बचना नहीं था, आम आदमी की जो पूंजी है वो उसकी वजह से बच पाई। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, हम सबको पता है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको पद्मश्री के तौर पे उनको सराहा गया था, उनका ऑनर किया गया था। बस 1 साल नहीं हुआ कि वो बैंक डूब गई, तब उनको याद आई पब्लिक सेक्टर बैंक की, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में उसको मर्ज किया। महाराष्ट्र में देखो आप यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, जब डूबने की बात आई तब उसको मर्ज किया आईडीबीआई बैंक ने। बैंक ऑफ कराड़ हर्षद मेहता स्कैम में जो डूब गई थी उसको मर्ज किया बैंक ऑफ इंडिया में। अगर प्राइवेट सेक्टर ये इतना भी इफिशिएंट है तो यू डूब क्यों रही है?
टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे वो महाराष्ट्र टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया, वो अक्सर कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस को वो एडवाइस करता है कि बैंकिंग कैसे चलाना चाहिए। लेकिन टाइम्स बैंक 3 साल टिक नहीं पाई, उसको मर्ज करना पड़ा। तो बैंकिंग, ये बात बहुत अलग है। और आप देखो, ये जो टोटल डिस्कोर्स है, वो टोटल डिस्कोर्स जो ड्राइव किया जा रहा है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा खतरा है। एफआरडीआई बिल, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं, विपक्ष में हूं, हम भी उसके ऊपर आंदोलन करते हैं। लेकिन जब तक बैंक की ओनरशिप पब्लिक सेक्टर है, तब तक गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है, तब तक ये एफआरडीआई वाली बात नहीं आएगी। लेकिन बैंक प्राइवेटाइज अगर हो गई तो एफआरडीआई बिल इन्वोक किया जाएगा। और आज एफआरडीआई बिल का जो भी एक खतरा है, उससे भी ज्यादा खतरा अगर किस चीज का होगा तो वो जो ओनरशिप पैटर्न चेंज करने वाली जो बात है, उसका सबसे ज्यादा खतरा आज के हालात में है। अभी बैंक ने बीच में, आप देखो, सर्विस चार्जेस बैंकों ने बढ़ाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले मिनिमम बैलेंस किया 5000 रुपए, बाद में उन्होंने पैसा डालने के लिए पैसा लेने वाली बात की, निकालने के लिए पैसा लेने वाली बात की। आपको स्टेटमेंट चाहिए तो चार्जेस लगेंगे, एटीएम में अगर 3 के ऊपर ट्रांजैक्शन होंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। लगभग सभी जो चार्जेस थे वो बढ़ाए। आप देखो, ऑनलाइन अगर कुछ चीज की तो सस्ती मिलती है। आज भी बैंक में अगर आप आए तो वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उससे अगर आपने एटीएम द्वारा ट्रांजैक्शन किया तो लगभग 20% कॉस्ट है एटीएम द्वारा अगर ट्रांजैक्शन किया। उसके बावजूद एटीएम द्वारा ट्रांजैक्शन किया तो आपको चार्ज लगाया जाता है। 3 के ऊपर ट्रांजैक्शन हुए तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन किया तो सस्ता है। सिर्फ बैंकिंग ये एक ही है जहां पर आप ऑनलाइन करोगे तो भी आपको महंगा है, आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों ये देना पड़ेगा? अभी आप एटीएम ऑपरेशंस देखो, रात में बंद कर देते हैं एटीएम। कई जगह एटीएम का जो लोकेशन है वो लोकेशन कस्टमर के लिए बहुत रिस्की है वहां जाने के लिए, तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रखा जाना चाहिए। कई औरतें हैं, वो मंगलसूत्र छीना गया था, पर्स छीनी गई, ऐसे कई हादसे हुए। अभी अगर बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन करते वक्त ऐसा हादसा हुआ तो क्या जिम्मेदारी बैंक की नहीं है? वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैंक रखेगा नहीं? तो ये जो चार्जेस बढ़ाने वाली बात है, वो चार्जेस इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि बैंक घाटे में गई। बैंक घाटे में क्यों गई? ये बड़े कारपोरेट्स ने बैंकों को डुबाया, इसलिए गई। तो वो भी जो बर्डन है, वो बर्डन फिर से आम आदमी के ऊपर डालना चाहता है। और वो इतना इलॉजिकल, इररेशनल है कि आज तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। कई जगह आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हो रहे हैं। यहाँ पर एक मनी लाइफ फाउंडेशन सुचेता दलाल का है, वो भी काफी कुछ पिटिशंस वगैरह करके कोशिश कर रही है कि वो पूरा रद्दबातल होना चाहिए ये। लेकिन कुल मिलाकर उसकी कीमत भी आम आदमी को ही देनी पड़ती है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 दिन पहले से कुछ एक स्टेटमेंट आ रहा है कि लगभग 40 लाख करोड़ अकाउंट उनके बंद किए। ये एसोसिएट बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया, 1 साल पहले मर्जर किया। मर्जर किसकी मांग थी? आप देखो, उनके कस्टमर ने नहीं मांगा था, उनके स्टाफ ने नहीं मांगा था, बल्कि स्टाफ तो उसके खिलाफ था मर्जर के। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं मांगा था, शेयर होल्डर्स ने नहीं मांगा था। फिर ये मर्जर किया क्यों? सिर्फ मर्जर की वजह एक थी कि अगर कोई बड़ा प्रपोजल आता है तो इंडिविजुअल बैंक जो लोन एक्सपोजर लेती है उसमें अगर बढ़ोतरी चाहिए तो उसके लिए ये मर्जर किया गया। तो बड़े कारपोरेट को सर्व करने के लिए मर्जर किया गया। मर्जर के बाद लगभग 800 ब्रांचेस बंद की। एक तरफ आप फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात कहते हैं, अभी 40 लाख करोड़ सेविंग के अकाउंट बंद किए गए। एक तरफ आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम में लाया जाना चाहिए ये बात करते हो, दूसरी तरफ उसकी ब्रांचेस बंद करते हो। आप देखो, कहीं पर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप पूछोगे ना कोई लोन प्रपोजल के बारे में या कोई बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में, तो उसको कोई वाली नहीं है। यानी ये जो मर्जर है, ये मर्जर करने के बाद
मैं उसका लगातार उसकी फिगर्स का ट्रैक रखता हूँ। एक साल में ये मर्ज्ड एंटिटी का 1 लाख करोड़ का व्यवसाय बिजनेस, 1 लाख करोड़। जो बैंक प्रॉफिट में थी वो घाटे में चली गई मर्जर के बाद। दूसरी बात, मर्जर के बाद उसके जो क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें लगभग 2% की बढ़ोतरी हो गई। यानी कस्टमर को भी बेनिफिट नहीं हुआ, किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये जो मर्जर है वो मर्जर भी आम आदमी के खिलाफ था। कुल मिलाकर ये जो आज का नीरव मोदी एपिसोड होने के बाद जो भी सवाल खड़े हो रहे वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ये सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आप सवाल खड़ा करना चाहिए। मेरा पैसा है जिसके बलबूते के ऊपर ये बैंकिंग सिस्टम चलता है। मेरा पैसा लेके अगर आप अदानी को दोगे, अंबानी को दोगे या नीरव मोदी को दोगे तो मुझे हक है आपको सवाल करने का। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के हालात में बैंक नेशनलाइजेशन या पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर के साथ साथ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग होना चाहिए। आम आदमी को उसकी निर्णय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। आज मैं बैंक में पैसे रखता हूं लेकिन वो उसकी कीमत मुझे ही चुकानी पड़ रही है। लेकिन इसका एक ये जो पूरा आज के हालात में जो भी जिस ढंग से चर्चाएं चालू है उसके बाद आम आदमी का भरोसा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से उड़ रहा है और ये और ज्यादा नहीं कर सकते। वो आम आदमी आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो और कहीं अल्टरनेटिव्स जो है वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो ज्यादा रिस्की है। कुल मिलाकर पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा रखोगे तो वापस आने की आपको एक कहीं एश्योरेंस है। लेकिन अगर ये विश्वास उड़ गया और वो पैसा अगर डाइवर्ट हो गया कि जो कि बहुत रिस्की प्रपोजिशंस है, हमको पता है ये सागवान का जो प्लांटेशन था उसमें कई लाख करोड़ के लिए आम आदमी किया था। महाराष्ट्र में मैं कई जगह एक शी गोट कंपनी निकली थी, शिवाजी का नाम दिया था शी गोट कंपनी, और उन्होंने कहा था कि 3000 रुपए भरो, 3 साल में हम 6000 रुपए आपको वापिस देंगे और आपकी एक बकरी है उसको 3 शी गोट्स हो गए, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। जैसे सब भूमि भोपाल की वजह से सब भूमि ये शी गोट्स की इस ढंग से उसका फॉर्मुलेशन था और कई लाख करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट किया है। 3-4 साल बाद वो कंपनी बंद हो गई। ऐसे ही वो हर स्पेयर में ऐसे करके लोगों को लूटा गया है। कहीं ना कहीं एक हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम होने की जरूरत है और इसके लिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम ये आज की समय की बस इतना ही। बहुत शुक्रिया जनाब। आपने जो फिगर्स की जो बात बताई उससे मुझे याद आया कि मैं क्योंकि बिल्डर्स के यहाँ काम करता था, आपने रेंज का बात किया 15,000 पर स्क्वायर फीट जो है रेट। तो मैं चूँकि उस डिपार्टमेंट में था जहाँ पे कॉस्टिंग होता है, तो बिल्डिंग बनाने का एक्चुअल खर्चा कितना आता है वो मैं कैलकुलेट करता था। तो जो फ्लैट आपको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बिकता है उसकी कॉस्टिंग आपको मैं बता देता हूँ। अब चूँकि मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ तो उसकी कॉस्टिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 रुपये। ज़्यादा मैक्सिमम आप जो है 3,000 रुपये में एक अच्छी सी बिल्डिंग आप बना सकते हैं पर स्क्वायर फीट में। उसका जो बजट होता है, हम लोग भी जैसे आपने कहा ना बार बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो जब मालिक को लगता है कि भैया थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाना है तो एक जो है मीटिंग होती है बजट पे और उसमें किसी न किसी प्रोडक्ट का या स्पेसिफिकेशन का कॉस्ट जो है कम कर दिया जाता है सो दैट प्रॉफिट जो है बढ़ जाए। और कॉस्टिंग जो हमारा रहता है पर स्क्वायर फीट वो वहीं पे रहता है, वो 3,000 से 3,100 200 इसी के आसपास में घूमता रहता है। मैक्सिमम क्या तो 3,500 उसमें सब हो जाता है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। लेकिन वही बिल्डिंग जब मार्केट में बिकती है तो 15,000 20,000 में जो है। तो इस तरीके से लोग लूट रहे हैं, आम आदमी जो है लूट रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपने इतनी रोशनी डाली।